एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था रूसो का जीवन परिचय, उनके सामाजिक समझौता सिद्धांत, इसकी विशेषताएं और इसका महत्व। इस वीडियो में जो है आप पढ़ेंगे रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत। और पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स पे, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत, सामान्य इच्छा के सिद्धांत की विशेषताएं और इसकी आलोचनाओं के बारे में। ठीक है, और ये जो बुक है इसका पीडीएफ आपको यदि चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। रूसोज थ्योरी ऑफ जनरल विल। रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा का सिद्धांत उसके राजनीतिक चिंतन का मूल आधार है। इनका जो ये सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, इसके माध्यम से ही रूसो स्वतंत्रता और सत्ता, हित और कर्तव्य, वैयक्तिकता और सार्वजनिकता अर्थात सर्वव्यापकता के मध्य संतुलन स्थापित कर और उनके मध्य उत्पन्न विवाद का समाधान प्रस्तुत करता है। सामान्य इच्छा के सिद्धांत की व्याख्या रूसो ने अपनी प्रसिद्ध कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते या सोशल कॉन्ट्रैक्ट के दूसरे अध्याय में की है तथा अपनी एक अन्य कृति पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था अर्थात पॉलिटिकल इकोनॉमी में की है। रूसो सामान्य इच्छा की व्याख्या करने के लिए पहले मनुष्य की संपूर्ण इच्छाओं का विश्लेषण करता है। वह बताता है कि हर एक मनुष्य में दो तरह की इच्छाएं होती है, उसकी यथार्थ इच्छा और उसकी आदर्श इच्छा। तो ये यथार्थ इच्छा क्या है, एक्चुअल विल, और आदर्श इच्छा क्या है, रियल विल। चलिए जानते हैं। रूसो का मानना था कि एक मनुष्य में दो तरह की इच्छा होती है, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा, एक्चुअल विल यानी यथार्थ इच्छा। यथार्थ इच्छा मानव इच्छा का वह अंश है जो स्वार्थ प्रेरित, संकीर्ण और अस्थिर है, अतः उसमें सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत हित की प्रधानता होती है। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार यह यानी यथार्थ इच्छा व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, क्षणिक एवं तुच्छ इच्छा है, यह संकुचित है तथा स्वविरोधी है। इस प्रकार व्यक्ति की यथार्थ इच्छा उसके अविवेक और उसकी असामाजिकता की परिचायक है। आदर्श इच्छा, जिसे इंग्लिश में रियल विल कहते हैं, यथार्थ इच्छा के विरुद्ध आदर्श इच्छा मनुष्य की वह इच्छा है जो विवेक तथा लोकहित पर आधारित है। इसका उद्देश्य संपूर्ण समाज का हित है। यह इच्छा व्यक्ति और समाज के हित के मध्य समन्वय और संतुलन की प्रतीक है तथा वैयक्तिक स्वार्थ पर सामाजिक स्वार्थ को प्रमुखता प्रदान करती है। यह इच्छा मनुष्य की आदर्श अवस्था और स्वतंत्रता की द्योतक है। स्वार्थ मुक्त और कल्याणकारी स्वरूप इसके चरित्र की विशेषता है। स्थिरता इसका स्थायी भाव है। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार यह जीवन के सभी पक्षों पर व्यापक रूप से दृष्टिपात करती है। यह विवेकपूर्ण इच्छा है। यह व्यक्ति और समाज के मध्य सामंजस्य को प्रदर्शित करती है। सामान्य इच्छा की व्याख्या। यथार्थ और आदर्श इच्छा में विद्यमान इस भेद पर ही सामान्य इच्छा का सिद्धांत आधारित है। इसे स्पष्ट करते हुए स्वयं रूसो कहता है कि यदि इन विभिन्न मतभेद जन्य इच्छाओं में से धनात्मक और ऋणात्मक तत्वों को निकाल दिया जाए तो एक दूसरे को काटते हैं तो योगफल शेष रहता है, वही सामान्य इच्छा का प्रतीक होगा। इस प्रकार सामान्य इच्छा समाज के सभी सदस्यों की आदर्श इच्छाओं का निचोड़ है जो संपूर्ण समाज के लिए अनिवार्य रूप से हितकर है। बोसांके के अनुसार यह संपूर्ण समाज की इच्छा है अथवा सब व्यक्तियों की इच्छा है यदि उसका ध्येय सामान्य हित हो। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार सामान्य इच्छा की परिभाषा एक समाज के सदस्यों की आदर्श इच्छाओं का योग अथवा इससे भी अधिक अच्छे शब्दों में उनके एकीकरण के रूप में की जा सकती है। वेपर ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि सामान्य इच्छा सब नागरिकों की इच्छा है, जबकि वे अपने व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं वरन सामान्य हितों के इच्छुक होते हैं। ग्रीन नामक विद्वान ने इसे सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना कहा है। सामान्य इच्छा के उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि उसका निर्माण दो तत्वों के मिलन से होता है।
सामान्य इच्छा का निर्माण दो तत्वों के मिलन से होता है। पहला है सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और दूसरा है सामान्य हित पर आधारित इच्छा। इन दोनों तत्वों में से भी दूसरा पहले से सामान्य इच्छा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। जैसा रूसो ने स्वयं कहा है, मतदाताओं की संख्या से कम तथा उस सामाजिक हित से अधिक इच्छा सामान्य बनती है जिसके द्वारा वे एकताबद्ध होते हैं। सामान्य इच्छा का निर्माण। सामान्य इच्छा के निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए रूसो कहता है कि हम यथार्थ इच्छा से चलते हैं और आदर्श इच्छा पर पहुंचते हैं। होता यह है कि सभी व्यक्ति पहले विभिन्न समस्याओं पर वैयक्तिक ढंग से चिंतन करते हैं जो उनकी स्वार्थमयी यथार्थ इच्छा पर आधारित होती है। लेकिन यदि समाज सभ्य, सुसंस्कृत और विवेकी होता है और उसकी राजनीतिक चेतना विकसित होती है तो व्यक्तियों की स्वार्थमयी इच्छाएं एक दूसरे की वैसी ही इच्छाओं को समाप्त कर देती है। फलतः जो शेष इच्छा बचती है वह सामान्य इच्छा के रूप में अभिव्यक्त होती है। यह सामान्य इच्छा व्यक्तियों की सर्वश्रेष्ठ इच्छा और नागरिकता की भावनाओं का मूर्त रूप होता है, क्योंकि वह वाद विवाद और विचार विमर्श के माध्यम से परिमार्जित, पवित्र और सामान्य चरित्र की होती है। यही सामान्य इच्छा जो वैयक्तिक या यथार्थ इच्छा का परिष्कृत रूप होती है, समाज में सर्वोत्तम और सर्वोच्च होती है तथा सामान्य हित को ध्यान में रखकर कार्य करती है। सामान्य इच्छा की विशेषताएं। सामान्य इच्छा की उपयुक्त व्याख्या से उसकी जो विशेषताएं प्रकट होती है वो इस प्रकार है। अखंडता या एकता, ये सामान्य इच्छा की विशेषताएं हैं। ठीक है, अखंडता या एकता। विवेक युक्त होने के कारण सामान्य इच्छा एकता या अखंडता की प्रतीक होती है। इसमें किसी प्रकार का आत्मविरोध नहीं होता, अतः यह विभिन्नता में एकता उत्पन्न करने वाली होती है। स्थायित्व। सामान्य इच्छा की दूसरी विशेषता स्थायित्व है, क्योंकि यह संवेगों या भावनाओं पर आधारित नहीं बल्कि विवेक पर आधारित होती है। अतः यह स्थायी रूप से जनता के चरित्र का स्वाभाविक अंग बन जाती है। रूसो के अनुसार इसका कभी अंत नहीं होता, वह कभी भ्रष्ट नहीं होती, यह शाश्वत, अपरिवर्तनशील और पवित्र होती है। सामान्य इच्छा की तीसरी विशेषता है अविच्छेदता। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा संप्रभुता से अविच्छेदनीय रूप से जुड़ी हुई है। जैसे शरीर को बिना नष्ट किए उससे प्राण अलग नहीं किए जा सकते, उसी तरह सामान्य इच्छा को संप्रभुता से अलग नहीं किया जा सकता। एक का विनाश अनिवार्य रूप से दूसरे के विनाश के रूप में अभिव्यक्त होगा। अदेयता। रूसो प्रतिनिध्यात्मक नहीं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक था, अतः वह सामान्य इच्छा को हस्तांतरणीय मानता है, अर्थात उसका किसी के द्वारा किसी का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। रूसो के शब्दकोश में जन प्रतिनिधि नाम का कोई शब्द नहीं है, क्योंकि सामान्य इच्छा का बुनियादी चरित्र प्रतिनिधि मूलक नहीं है। प्रतिनिधि मूलक बनाने का अर्थ उसे नष्ट करना है। सामान्य इच्छा अदेय है। सर्वोच्चता। रूसो सामान्य इच्छा की सर्वोच्चता अर्थात उसकी निरंकुशता में विश्वास करता है। उसके अनुसार वह किसी ईश्वरीय, प्राकृतिक या मानवीय शक्ति के अधीन या नियंत्रण में नहीं है। कोई उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। यदि कोई उसके आदेशों की अवहेलना करता है तो सामान्य इच्छा उसे अपने आदेशों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकती है। न्याय उचितता। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा सदैव न्याय उचित होती है, क्योंकि वह सर्व कल्याण की प्रतीक होती है और उसी के आधार पर साकार होती है। वह लोक कल्याण का मूर्त रूप होती है। रूसो का मत है कि सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण होने के कारण न्याय संगत होती है, क्योंकि वह जनवाणी है और जनवाणी होने के कारण देववाणी के समकक्ष होती है। लोक कल्याणकारी। सामान्य इच्छा का चरित्र रूसो के अनुसार अनिवार्य रूप से लोक कल्याणकारी होता है। वह बिना भेदभाव के सभी का कल्याण करने में विश्वास करती है। वह साहूकार और चोर दोनों का हित करती है। यथार्थ रूप से
यद्यपि उनके हित परस्पर विरोधी है, लेकिन आदर्शात्मक दृष्टि से उनके हित समान है। चोर यदि चोरी करता है तो चोरी करने के बाद पकड़ा जाना तथा अपने अपराध के अनुसार दंड भुगतना उसके हित में है, और यही साहूकार का हित भी है। जनतंत्र का आधार। सामान्य इच्छा जनतंत्र की आधारशिला है। सामान्य इच्छा के अनुसार संचालित जनतंत्र ही सच्चा जनतंत्र हो सकता है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा आदर्श इच्छा का निचोड़ है, अतः वह जन सहमति की प्रतिबिंब और प्रतीक है। उसके अनुसार शासन संचालन ही सही रूप से जनतंत्रात्मक ढंग से शासन संचालन का कार्य माना जा सकता है। इस तरह सामान्य इच्छा सच्चे जनतंत्र का प्रतीक है, एक अनिवार्य लक्षण है तथा उससे युक्त जनतंत्र ही सच्चा जनतंत्र है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सामान्य इच्छा सर्वसम्मति या बहुमत की प्रतीक है? अधिकांश लोग सामान्य इच्छा को बहुमत या सर्वसम्मति का पर्याय मानने की भूल कर बैठते हैं, जबकि वास्तविक स्थिति ऐसा नहीं है, क्योंकि इन दोनों अर्थात सर्वसम्मति और बहुमत में उसके संख्यात्मक तत्व या चरित्र पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि सामान्य इच्छा में संख्यात्मक के बजाय उसके गुणात्मक तत्व या चरित्र पर अधिक बल दिया जाता है। सर्वसम्मति या बहुमत का उद्देश्य आवश्यक रूप से सामान्य हित की सिद्धि हो यह आवश्यक नहीं है, जबकि सामान्य इच्छा का लक्ष्य अनिवार्य रूप से सामान्य हित की सिद्धि होता है। अतः बहुमत या सर्वसम्मति के विपरीत सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति एक, कुछ या सभी व्यक्तियों द्वारा या किसी के भी द्वारा हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। संख्या का प्रश्न उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण बात है वह है उसका सर्वहितकारी होना या उसका लोक कल्याणकारी स्वरूप। अतः बहुमत या सर्वसम्मति का चरित्र संख्यात्मक है। वे वैयक्तिक स्वार्थ से प्रेरित होते हैं या हो सकते हैं, जबकि सामान्य इच्छा का चरित्र गुणात्मक है। संख्या उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए महत्वपूर्ण है सर्व कल्याणकारी होना। यह इनमें मौलिक अंतर है, जिसे स्पष्ट करते हुए रूसो स्वयं कहता है कि समाज के समस्त सदस्यों की इच्छाओं का कुल योग सामान्य इच्छा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि समस्त सदस्यों की इच्छाओं में सदस्यों के वैयक्तिक स्वार्थों का सम्मिश्रण होता है, जबकि सामान्य इच्छा का संबंध केवल सामान्य हितों से होता है। अतः बहुमत या सर्वसम्मति का निर्णय तभी सामान्य इच्छा का निर्णय हो सकता है जब वह बहुमत के साथ साथ अल्पमत का भी हित साधने वाला हो। यही बात सर्वसम्मति पर भी लागू होती है, जबकि उसका निर्णय अपने अंतिम विश्लेषण में सर्वहितकारी चरित्र का हो। इसलिए रूसो के अनुसार बहुमत या सर्वसम्मति को तब तक सामान्य इच्छा का प्रतीक नहीं माना जा सकता जब तक कि वे सामान्य हित के उद्देश्य से परिचालित ना हो। रूसो ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि बहुधा सामान्य इच्छा तथा सामूहिक इच्छा में भारी अंतर होता है। सामूहिक इच्छा वैयक्तिक हितों का ध्यान रखती है, जिसके कारण वह विशेष इच्छाओं का योग होने से अधिक और कुछ नहीं होती, किंतु सामान्य इच्छा केवल सामूहिक या सार्वजनिक हित का ध्यान रखती है। सामान्य इच्छा की आलोचनाएं राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुए भी रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत की विभिन्न दृष्टिकोणों से आलोचना की गई है तथा उसे अस्पष्ट और अव्यावहारिक सिद्ध किया गया है। इसकी आलोचनाएं यानी सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है रूसो का, इसकी आलोचनाएं इस प्रकार है। अस्पष्ट और जटिल। सामान्य इच्छा का विचार बहुत ही अस्पष्ट और जटिल है। यथार्थ में सामान्य इच्छा के पहचान के लक्षण क्या है? इस संबंध में वह उसके लोक कल्याणकारी स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहता। समय विशेष में लोक कल्याण क्या है, इसका पता लगाना एक कठिन कार्य है। वह कभी सर्वसम्मति तो कभी बहुमत को
लोक कल्याण का प्रतिबिंब बताता है तो कभी सामान्य इच्छा और उनमें बुनियादी अंतर बताता है। इस तरह वह सामान्य इच्छा के स्वरूप के बारे में परस्पर विरोधी बातें कहता है तथा वास्तविक दृष्टि से सामान्य इच्छा क्या है यह स्पष्ट विदित नहीं होता है। वे पर इस ओर संकेत करते हुए कहता है कि जब रूसो हमें सामान्य इच्छा का पता नहीं दे सकता है तो फिर इस सिद्धांत के प्रतिपादन का लाभ ही क्या हुआ। वह इसके बारे में हमें बहुत कुछ बताकर भी पर्याप्त जानकारी नहीं देता। सत्य यह है कि हमें एक ऐसे अंधकार में छोड़ देता है जहां हम सामान्य इच्छा के बारे में अच्छी तरह से सोच भी नहीं सकते। मानव इच्छा का विभाजन अव्यावहारिक, एक मनुष्य की संपूर्ण इच्छाओं को यथार्थ और आदर्श इच्छा में विभाजित करना अतार्किक ही नहीं अव्यावहारिक भी है। हॉबहाउस का इस संबंध में कथन है कि यथार्थ इच्छा तथा आदर्श इच्छा का अंतर व्यवहार में सही नहीं होता है, अतः यह विभाजन अनुचित और अस्वाभाविक है। मानव इच्छाएं इस घनिष्ठ रूप से घुली मिली होती है कि यदि उन्हें इस आधार पर विभाजित भी कर दिया जाए तो यह पता लगाना कठिन होगा कि उनमें से कौन सी इच्छा यथार्थ और कौन सी इच्छा आदर्श इच्छा है। लोक कल्याण की पहचान कठिन। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा की पहचान का एकमात्र लक्षण उसका लोक कल्याणकारी होना है, लेकिन लोक कल्याण की अवधारणा स्वयं में एक अस्पष्ट अवधारणा है। इसकी व्याख्या करना सरल कार्य नहीं है। शासक वर्ग अपने निहित स्वार्थ को भी लोक कल्याणकारी घोषित कर उसकी पूर्ति हेतु जनता का दमन और शोषण कर सकता है। फिर कोई कार्य लोक कल्याणकारी है भी या नहीं यह तो उसके परिणाम से ही ज्ञात हो सकता है। परिणाम ज्ञात होने पर ही उसके लोक कल्याणकारी होने या ना होने का निर्णय संभव है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी। सामान्य इच्छा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करने वाली है। रूसो व्यक्ति को सामान्य इच्छा का विरोध करने का अधिकार नहीं देता है। रूसो का यह मानना है कि अक्सर व्यक्ति अज्ञानतावश ना सही रूप से अपने अधिकार जानता है और न अपनी स्वतंत्रता पहचानता है, अतः सामान्य इच्छा उसे अपने वास्तविक अधिकारों से परिचित कराने और उसे वास्तविक दृष्टि से स्वतंत्र बनाने हेतु उसके विरुद्ध उसे अपने वास्तविक अधिकारों से परिचित कराने और उसे वास्तविक दृष्टि से स्वतंत्र बनाने हेतु उसके विरुद्ध बल प्रयोग करने का अधिकार रखती है। दूसरे शब्दों में सामान्य इच्छा व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य कर सकती है। तब प्रश्न यह उठता है कि यदि स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता है तो बाध्यता कैसी, और यदि बाध्यता है तो फिर स्वतंत्रता कैसी। यह विरोधाभासी स्थिति व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरे की एक घंटी के समान है। राज्य की निरंकुशता का समर्थक। रूसो यद्यपि सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन जनतंत्र की स्थापना हेतु करता है, लेकिन उसकी यह अवधारणा व्यवहार में जनतंत्र के स्थान पर निरंकुश तंत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करती दिखती है। सामान्य इच्छा क्या है यह जनता नहीं शासक निर्धारित करते हैं। यह स्वाभाविक है कि वे अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति को ही सामान्य इच्छा का प्रतीक मान ले और उसे ही सामान्य इच्छा घोषित कर दे तथा उसके अनुसार जनता को कार्य करने हेतु बाध्य करे। इस तरह जनतंत्र के समर्थन में प्रतिपादित किया गया उसका सामान्य इच्छा का यह सिद्धांत वास्तविक दृष्टि से अधिनायकवादी शासन का समर्थक सिद्धांत बन जाता है। इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए जोन्स कहता है कि रूसो के सामान्य इच्छा विषयक सिद्धांत में कुछ ऐसे अस्पष्ट तत्व हैं जो उसे जनतंत्र के समर्थन से हटाकर अधिनायकवादी शासन के समर्थन की ओर ले जाते हैं। डाइड नामक लेखक का कहना है कि रूसो का सामान्य इच्छा की आड़ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन और समर्थन करता है। वाहन भी इस मत का समर्थन करते हुए कहता है कि रूसो ने अपनी समष्टिवादी विचारधारा से व्यक्ति को शून्य में परिवर्तित कर दिया है। रसेल, ब्राउन, मूरे आदि विचारकों ने रूसो पर अधिनायकवाद के समर्थक होने का आरोप लगाया है। प्रतिनिध्यात्मक जनतंत्रों में संभव नहीं।
रूसो प्रत्यक्ष जनतंत्र का समर्थक है। वह सामान्य इच्छा को अधेय मानता है। उसका किसी के द्वारा किसी दूसरे के लिए प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष जनतंत्र का आधुनिक औद्योगिक दृष्टि से बड़े राज्यों में नहीं बल्कि छोटे राज्यों में ही व्यवहार संभव है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में यह व्यवहारिक नहीं होने के कारण उपयोगी नहीं है। अमूर्त एवं विरोधाभासी चिंतन का प्रतीक। रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत अमूर्त एवं विरोधाभासी चिंतन का प्रतीक है, क्योंकि सामान्य इच्छा के संबंध में आलोचकों द्वारा यह कहा गया है कि यह ना तो सामान्य है और ना इच्छा, क्योंकि यदि वह सामान्य है तो इच्छा नहीं हो सकती और यदि इच्छा है तो सामान्य नहीं हो सकती। इस आलोचना का तात्पर्य यह है कि इच्छा सामान्य होने पर इच्छा नहीं रहती, क्योंकि इच्छा का अनिवार्य चरित्र वैयक्तिक है या व्यक्ति से संबंधित है, समाज से नहीं। सामान्य होते ही वह अपना यह चरित्र खो देती है। अतः जहाँ तक वह इच्छा है वह सामान्य नहीं है और जहाँ तक वह सामान्य है इच्छा नहीं है। इस तरह रूसो का यह सिद्धांत अस्पष्ट ही नहीं विरोधाभासी चरित्र का भी है, जो विभिन्न प्रकार के भ्रम उत्पन्न करने के अतिरिक्त अन्य कुछ करने में समर्थ नहीं है। सामान्य इच्छा का महत्व और मूल्यांकन। अब तक आपने जाना सामान्य इच्छा क्या है, इसकी आलोचनाएं। अब आप जानेंगे सामान्य इच्छा का महत्व और इसका मूल्यांकन। उपयुक्त सारी आलोचनाओं के बावजूद रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा का सिद्धांत उसकी राजनीतिक चिंतन को एक महत्वपूर्ण देन है, क्योंकि यह सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि राजसत्ता का आधार सत्ता नहीं जनसहमति है। उसने यह प्रतिपादित कर शासन को स्वशासन का रूप प्रदान किया है। मैकाइवर ने उसके इस स्वरूप की ओर संकेत करते हुए कहा है कि सामान्य इच्छा का प्रयोग मात्र शासन को स्वशासन में परिणत कर देता है। रूसो के इसी सिद्धांत से जनसंप्रभुता पॉपुलर सॉवरेंटी की उत्पत्ति हुई। फलतः विश्वव्यापी स्तर पर जनतांत्रिक भावनाओं को विकसित होने में सहायता प्राप्त हुई। उसके यानी रूसो के सिद्धांत से विभिन्न देशों में राजतांत्रिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध क्रांतियां हुई और उनके स्थान पर जनतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की स्थापना हुई। जनतंत्र की स्थापना की दृष्टि से ऐतिहासिक महत्व रखने वाली फ्रांसीसी राज्य क्रांति, जो रूसो के मृत्यु के 11 वर्ष बाद घटित हुई, उसी के विचारों से प्रेरित और प्रभावित थी। उसके विचारों ने ही उसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे प्रदान किए, जिसने उस क्रांति में प्राण फूके। इसी कारण से अन्य किसी को नहीं, रूसो को ही फ्रांसीसी राज्य क्रांति का जनक माना जाता है। तो ये जो है क्वेश्चन आपसे आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि फ्रांसीसी राज्य क्रांति का जनक किसे माना जाता है? रूसो को। ठीक है, इसका आंसर होगा रूसो को। इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत इस सत्य का प्रतिपादन भी करता है कि राज्य एक प्राकृतिक और अनिवार्य संस्था है। वह मनुष्य स्वभाव की उत्पत्ति है और सामान्य इच्छा की क्रियान्विति का प्रमुख साधन। कोल के अनुसार यह हमें शिक्षा देता है कि राज्य मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकताओं और इच्छाओं पर आधारित है, अतः हमें उसका आज्ञापालक होना चाहिए, क्योंकि वह हमारे प्राकृतिक व्यक्तित्व का विकसित रूप है। लेकिन सामान्य इच्छा के सिद्धांत के इस सकारात्मक पक्ष के साथ उसका एक नकारात्मक पक्ष भी है। सामान्य इच्छा की रूसो द्वारा की गई अस्पष्ट व्याख्या के कारण उसने शासकों के हाथों में उसके नाम पर अपनी जनता पर अत्याचार और अन्याय करने की खुली छूट दे दी है। सामान्य इच्छा की आड़ में उन्होंने एक ऐसा निरंकुश शासन तंत्र खड़ा कर लिया जिसमें व्यक्ति गौण और राज्य प्रमुख हो गया। आधुनिक आदर्शवाद का बीज आरोपण रूसो की इसी विचारधारा के कारण हुआ, जो बाद में फासीवाद, फासिज्म और नाजिज्म के रूप में प्रस्फुटित हुआ और द्वितीय महायुद्ध के माध्यम से भयंकर जनधन के विनाश का कारण बना। सामान्य इच्छा के इस सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष के अध्ययन के बाद स्वाभाविक रूप से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुल मिलाकर अपने सबल सकारात्मक पक्ष और उसके योगदान से रूसो ने राजनीतिक चिंतन को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि उसे विकास के नए आयाम भी प्रदान किए हैं।
उसके इसी महत्व को दर्शाते हुए जोन्स ने उचित ही कहा है कि सामान्य इच्छा की कल्पना रूसों के राजनीतिक चिंतन का एक केंद्रीय विचार ही नहीं, वरन यह विचार राजनीतिक शास्त्र के लिए उसकी एक अत्यंत मौलिक, अत्यंत रुचिकर तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। ओसबर्न ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा है कि रूसों द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के लिए उसका सबसे मौलिक ही नहीं, वरन सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है।